आपका। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। तो सौदा आपका में आज हम आपके लिए लेकर आएंगे इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड में एक ट्रेडिंग आइडिया सिर्फ आज के लिए जो लागू होगा, साथ ही बजिंग स्टॉक्स के साथ साथ एफएनओ में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ होगा सौदा आपका में। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। कमोडिटी बाजार किस तरह से खुलते हैं, ये संकेत जो अभी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें मिल रहा है वो है एक क्रूड पर जरूर नजर रखिए। क्रूड में गिरावट जारी है जब से शुक्रवार को ओपेक ने साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का प्रोडक्शन कट नहीं करेगी। ईरान से भी सप्लाई की उम्मीद है और ऐसे में ओवर सप्लाई की स्थिति में क्रूड में हम जबरदस्त दबाव देख रहे हैं। कीमतें नीचे आ रही हैं क्रूड की। ब्रेंट $40.94 पर है और इसी तरह नाइमेक्स पर 38 का लेवल छू रहा है। क्रूड $38 पर क्रूड जमा हुआ है और इनफैक्ट इससे नीचे भी जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम एक $25 का भी लेवल देखें, क्योंकि जिस तरह से ओवर सप्लाई की सिचुएशन से जूझना पड़ रहा है क्रूड को, तो आगे इसकी कीमत को और हम कम होते हुए भी देख सकते हैं। डॉलर में गिरावट देखने को मिली है और इससे सोने में हल्की तेजी कल देखने को मिली है। $1076 पर सोना है और डॉलर में जो मजबूती है उसका असर सोने पर दिख रहा है। चांदी में बहुत ही साइडवेज ट्रेड दिख रहा है। उसके मुताबिक अभी देखिए $14 पर बना हुआ है चांदी, लेकिन इसके भाव को हम देखेंगे और सरकते हुए आज रुपए की शुरुआत बहुत ही शांत हुई है, कुछ ज्यादा गतिविधि नहीं है, लेकिन अभी भी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर बना हुआ है। और अब नजर है सीधा कि जब अमेरिकी फेड रेट हाइक पर जिस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं और रेट बढ़ेंगे ये तो पक्का तय है, लेकिन इस मौके पर फेड की चेयरपर्सन जेनेट येलेन किस तरह की कमेंट्री देती है इसका असर भी पड़ेगा। और इस हफ्ते हमने देखा है कि चाइना में जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं वो दिखा रहे हैं कि इनका एक्सपोर्ट गिरा है। इसलिए इस डिमांड की कमी की वजह से भी हम मेटल्स को प्रेशर में देखते रहे हैं। भारतीय बाजार खुल रहे हैं, कमोडिटी बाजार में किन लेवल्स पर रखें आप नजर, हम अपने एक्सपर्ट से बताएंगे। पर फिलहाल क्रूड आपकी स्क्रीन पर हल्की मजबूती हमें क्रूड में दिख रही है। 2569 पर क्रूड है, $41 की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा है। सोने में कोई खास बदलाव नहीं, 25,526 का स्तर सोने में। चांदी 34,373 के लेवल्स पर शुरुआत करते हुए। नेचुरल गैस $139.20 के लेवल्स पर है। शुरुआत हरे निशान पर नेचुरल गैस में आज के ट्रेड में हो रही है, लेकिन मेटल पैक इंटरेस्टिंग रहेगा। कॉपर तेजी के साथ $310 की शुरुआत। निकल में भी तेजी दिख रही है, $583.80 का भाव निकल में देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम भी $99 के पास है और ऊपर जा रही है। जिंक में भी तेजी है, $102.20 की शुरुआत के साथ जिंक हरे निशान में, लेकिन पूरे मेटल पैक में। लेड एक वो काउंटर है जहां कमजोरी है, $113 का भाव कमजोरी के साथ खुलते हुए। सोने में अभी बढ़त पर कारोबार हो रही है, 25,541 का भाव सोने में। $15 की मजबूती हमें सोने में देखने को मिल रही है। चांदी भी मजबूत शुरुआत करते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में 34,410 का भाव चांदी में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ एग्री कमोडिटी, सोयाबीन सबसे पहले दबाव 3,680 के लेवल्स पर सोयाबीन है, $9 की कमजोरी, लेकिन सोया ऑयल में तेजी है, $632.95 के भाव के साथ सोया ऑयल एनसीडीएक्स का भाव। सरसों आज कमजोर फिर से, 4,672 का भाव सरसों का सुबह की ट्रेड्स में। धनिये पर नजर, $10,201 का भाव, $43 की मजबूती धनिये में खुलते के साथ ही, लेकिन जीरे पर एक चेक, जीरा कमजोर। 15,280 के लेवल्स पर जीरा खुल रहा है लाल निशान पर। चने में तेजी आज देखने को मिल रही है। शुरुआती ट्रेड में 5,040 का भाव चने में दिख रहा है, $35 की मजबूती के साथ चने की ओपनिंग। लेकिन इन सारे ओपनिंग लेवल्स में आपकी क्या हो स्ट्रैटेजी? कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ है Steven.com के दीपेन शाह। नमस्ते दीपेन, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्रूड में क्या करना चाहिए? जिस तरह की हम इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह की हलचल देख रहे हैं, आप अभी क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे दीपेन?
देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर क्रूड की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हमें सुनने के लिए मिले हैं वो ऑलरेडी मार्केट में अभी डिस्काउंट हो चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी कोई पॉजिटिव फैक्टर्स या ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है जो क्रूड को अपसाइड लेके जा सकते हैं। एक चीज समझना ये भी जरूरी है कि काफी ओवरसोल्ड लेवल्स है, तो आई थिंक 2400 2380 के आसपास एक बार मार्केट पैनिक में जा सकता है, लेकिन वहां से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड या एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो क्योंकि एमसीएक्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, आई वुड सजेस्ट कि अगर 2500 या 2580 के प्राइसेस आते हैं 2480 के, तो वहां पे आप बाइंग करना शुरू करें, ना कि इन लेवल्स पे शॉर्ट सेलिंग करें, बिकॉज आई थिंक पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे ज्यादा है, ना कि डाउन साइड। ओके, सो 2480 के स्तर पर आप कह रहे हैं बाइंग की सलाह, लेकिन ये बताइए जो 15-16 को यूएस की फेड बैठक होने वाली है, यूएस में रेट हाइक होगा, ये तो अब बिल्कुल तय हो गया है, वहां के आउटकम का असर भी हम क्रूड पर देखेंगे और दूसरी कमोडिटीज पर देखेंगे। दीपेन, देखिए, आइडियली क्या होता है कि अगर आप रेट हाइक देखेंगे और तो उससे आपको समझना ये होगा कि इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है यूएस की, और जब भी इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो आपको क्रूड की डिमांड बढ़ते हुए दिखती है, या रिस्कियर असेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। रिस्कियर असेट्स बाय दैट आई मीन इक्विटीज, बेस मेटल्स, कॉपर, इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और नेगेटिव साबित होता है प्रेशियस मेटल्स के लिए, स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए, क्योंकि अगर अनिश्चितता नहीं है और इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है तो सेफ हेवन की अपील कम हो जाती है और वहां पे आपको डिमांड नहीं देखने मिलती। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो आई थिंक नीजक रिएक्शन डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके बाद एज द डस्ट सेटल डाउन तो आपको क्रूड बेस मेटल्स में थोड़ी बहुत तेजी आते हुए दिखेगी, और ना कि नरमी। प्रेशियस मेटल्स के डेफिनेटली एक नेगेटिव संकेत होगा। तो क्या दीपेन, यहाँ से हम देखें कि सोने के लिए चिंता बढ़ सकती है, और सोने और चांदी में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप देना चाहेंगे? देखिए, जब तक यूएस फेडरल रिजर्व की अनाउंसमेंट नहीं आती तब तक जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एकदम नियर टर्म के लिए 25,000 अच्छा खासा सपोर्ट साबित हो सकता है, वैसा मार्केट ने ऑनर भी किया है, और 25,000 के आसपास हमें अच्छा सपोर्ट देखने मिला है। तो इंटरडे ट्रेडर्स डेफिनेटली 25,480 490 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। 25,340 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए, और ऑन दी अपसाइड आपको 25,900 के लेवल्स देखने मिलेंगे, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कॉल है, जब तक यूएस फेडरल रिजर्व के मीटिंग नहीं आ जाती या अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। अभी एक हफ्ते का टाइम है, तो आई थिंक ट्रेडर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दीपेन, आज हमने देखा बेस मेटल्स में सभी हरे निशान में खुले, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेकिन लेड में कमजोरी है। बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? कौन से लेवल्स को आप वॉच आउट करने के लिए कहेंगे? देखिए, लेड में कमजोरी का मुख्यतः कारण यही है कि लेड ने पिछले 3 दिनों में आउट परफॉर्म किया है सभी बेस मेटल्स को। अगर आप देखेंगे तो सभी बेस मेटल्स लगभग पिछले हफ्ते के क्लोजिंग के आसपास ही है। लेड अकेली कमोडिटी है जिसने 3% की राइज इन 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है, इसीलिए आज थोड़ा सा नरम हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। अगर आप बेस मेटल्स में बाइंग करना चाहते हैं तो आई थिंक एल्यूमिनियम काफी अच्छा लग रहा है अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। 98 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। 97 का 6 स्टॉप लॉस लगाइए, और ऑन दी अपसाइड आपको 102 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जनरली वोलेटिलिटी कम होती है एल्यूमिनियम में, इसलिए आपको एक 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का टाइम इस ट्रेड को देना होगा। देवेन, चीनी में क्या करने की आप सलाह देंगे? हम देख रहे हैं कभी चीनी जो है उसके दाम कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं। चीनी में किस स्ट्रैटेजी को आप रखे हुए हैं और क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर फंडामेंटली आप बात करेंगे तो एक चीज आपको समझ के चलना है कि चीनी में आने वाले 3 महीने और 6 महीने बहुत ही अच्छे रह सकते हैं, बिकॉज काफी एक्सपोर्ट की डिमांड साबित मतलब आ रही है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी काफी अग्रेसिव टारगेट्स है एक्सपोर्ट्स को रिलेटेड, चीनी के रिलेटेड। तो आई थिंक आगे जाके आपको यही बेनिफिट होते हुए दिखेगा और प्राइसेस आपको अपसाइड जाते हुए दिखेंगे। और ट्रेडर्स अगर इंट्राडे की बात करेंगे, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस 6 दिन की तेजी देखी है, तो एक आधा दिन प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है, इसीलिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना होगा आज के दिन के लिए। 2960 जो सेकंड मंथ कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर, उसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं, और 2938 का स्टॉप लॉस होगा, और 3026 के आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया दीपेन, हमारे वक्त निकालने के लिए। Steven.com के दीपेन शाह हमारे साथ थे। सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही किन लेवल्स पर रखे नजर, क्या स्ट्रैटेजी रखे, इस पर बात करते हुए दिन भर हम कमोडिटी बाजार का आपको ताजा हाल तो देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज के बजिंग स्टॉक्स कहां दिख रही हलचल, हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट मानव चोपड़ा, और आज का तत्काल ट्रेडिंग आइडिया भी हम लेकर आएंगे। साथ ही क्या जीएसटी फंसता नजर आ रहा है, इसको लेकर बात करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन से। बस कुछ ही देर में सौदा आपका में।
मार्केट का जायजा लेने से पहले आपको बता देते हैं आज बाजार के मौजूदा हालात में वो एक ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है शानदार कमाई तत्काल ट्रेड में। और आज का तत्काल आइडिया है आशुतोष सरना का, डायरेक्टर मैक्स ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इनका मानना है आपको खरीद करनी चाहिए आईटीसी में। इसमें टारगेट ये स्टॉप लॉस दे रहे हैं 312 रुपए का, लक्ष्य है 325 रुपए का और इन्हें आईटीसी भा रहा है इंट्रा डे के लिए। और यही है हमारा तत्काल ट्रेडिंग आइडिया आज आपके लिए। और बाजारों की आज हुई है धीमी शुरुआत, दबाव के साथ शुरू हुए हैं बाजार। सेंसेक्स में हम 55 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी भी 19 अंकों से कमजोर है। मिड कैप में 86 अंकों की कमजोरी है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी थोड़े से संभले हुए जरूर है। बेस रेट में बदलाव आ सकता है। इनको दोनों ही पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स इस खबर को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं और आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा दम जरूर नजर आ रहा है। गिरते हुए बाजार में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, लेकिन बाजार का आगे का रुख भी हम देखते रहेंगे। पर फिलहाल एक कॉल निफ्टी पर अपने एक्सपर्ट के साथ मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा मेरे साथ हैं। मानव नमस्ते, निफ्टी पर क्या कॉल होगी? आप किस शेयर पर कॉल देना चाहेंगे आज के बाजार में? देखिए, फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट अगर हम देखेंगे तो लास्ट 6 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में हमने डिक्लाइन देखा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 8000। सो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो अभी ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली आने की संभावना है। सो अगर हम ऑसिलेटर्स भी देखें सो करंट लेवल्स में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में हायर रिस्क रहेगा। सो व्हाट वी रेकमेंड इज गोइंग लॉन्ग एट द करंट लेवल्स। मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट कहीं ना कहीं 7650 के आसपास बैठता है, तो 7640 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड नियर टर्म पर्सपेक्टिव में वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक रैली क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 7840। मानव, किसी शेयर पर आप कॉल देना चाहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक में टाइटन इंडस्ट्रीज हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है एट दी करंट लेवल्स एंड रिसेंटली द स्टॉक भी देखेंगे तो मीडियम टर्म रिवर्सल ट्रेंड कंफर्मेशन देने के बाद स्टॉक ने रिसेंटली एक शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली ऑब्जर्व किया है एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आके एक स्टॉक की सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एट दी करंट लेवल्स भी देखेंगे तो 360 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बैठता है। लास्ट दो से तीन ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि ये स्टॉक ने एक लोअर लेवल्स में एक अच्छा पुल बैक संकेत दिए हैं जो सजेस्ट करता है 360 का अच्छा सपोर्ट है। वॉल्यूम बेसिस की बात करें, जो रीसेंट डिक्लाइन है वो विद डिमिनिश वॉल्यूम के साथ हुआ है। सो करंटली जो डिक्लाइन हमने टाइटन इंडस्ट्रीज में देखा है वो करेक्टिव डिक्लाइन है। सो आई थिंक इन द नियर टर्म देखे जाए तो स्टॉक में एक अच्छा सा अप मूव आ सकता है। सो 355 का एक स्टॉप लॉस लगाने का संकेत रहेगा इसमें एंड अपसाइड में वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट्स ऑफ 390। ओके, सो टाइटन कंपनी में बाय की सलाह आपको मानव दे रहे हैं, लेकिन मानव से हम और भी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, आपके शेयरों पर सवाल पूछेंगे, क्या करना चाहिए, कुछ बजिंग स्टॉक्स भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम मुद्दा जो छाया हुआ है अभी हमारे संसद में, नेशनल हेराल्ड मामला जीएसटी पर भारी पड़ने वाला है। ऐसे में जीएसटी के अप्रैल 2016 में लागू होने को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो क्या अब जीएसटी ठंडे बस्ते में चला गया? क्या कांग्रेस का अड़ियल रवैया कायम रहेगा? इन्हीं सब पर बात करते हैं फिनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन से। नमस्ते मिस्टर जैन, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, जो नेशनल हेराल्ड से जो तूफान उठा है वो जीएसटी को बहा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा? बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर हो चुका। आनंद शर्मा ने कह चुके हैं कि जीएसटी हैज गॉन फॉर अ स्काई वॉक। और तो इसमें ये काफी ये जाहिर है कि जीएसटी पे अभी इस सेशन में कुछ नहीं होने वाला। तो जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है वो तो आप सोचे कि नहीं होएगा। हालांकि जैसे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत सिन्हा ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से सरकार तैयार है इम्प्लीमेंट करने के लिए, मगर सारे स्टेट्स को ये पास करना ये नहीं हो पाएगा। अप्रैल 2016 को आप छोड़ दीजिए, वो नहीं होने वाला। यानी वो डेडलाइन साफ तौर पर मिस्टर जैन खसक गई है। और आपको क्या लग रहा है जीएसटी को लेकर कांग्रेस की रणनीति अब क्या रहेगी? उलझा कर ही रखेगी इस पूरे मामले को आप? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। जहां तक जब जैसे मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी को चाय पे बुलाया था तो उस टाइम लोगों का ये मानना था या ये उम्मीद थी कि शायद कोई मामला सुलझ जाए जीएसटी पे और उसके बाद फिर ये
सुब्रमण्यम साहब की रिपोर्ट भी आई जिसने कहा कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो कम रहेगा, तो उससे काफी उम्मीद बन गई थी लोगों की। मगर उस टाइम भी मेरा ये मानना है कि जो राहुल गांधी है उनका जो नेतृत्व आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, वो जा रहे इंदिरा गांधी के पुराने सोशलिज्म के ईरा में। तो वो मतलब जैसे वो लैंड एक्ट के खिलाफ राहुल गांधी ने बड़ा काम किया, अब वो जो लेबर बिल हैं बीजेपी के उनको अपोज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये मानना है, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लिए सुसाइड है, मगर वो कांग्रेस का वो आउटलुक है। मगर राहुल गांधी का ये मानना है कि जो भी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है उसको मैंने अपोज करना है। वही सोनिया गांधी कर रही थी, वही राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो उनकी ये सोच है कि जो भारत के जो गरीब हैं वो बेवकूफ लोग हैं, तो वो इस चक्कर में आके उनको कांग्रेस को वोट देंगे। तो मेरे को लगता है कि जहां तक हो सकेगा इस सेशन में, अगले सेशन में कांग्रेस कोई भी जो रिफॉर्म का मुद्दा है उसको किसी न किसी चीज में लटका के रखेगी। दूसरी चीज हमें ये समझनी चाहिए नेशनल हेराल्ड के मामले में, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं कि ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी या वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये खेल है ताकि कांग्रेस पे दबाव डाल के ये पास करवा दें। ये कांग्रेस लोगों को समझना चाहिए। एक तो जो केस का जो खुलासा हुआ था ये सबसे पहले 2013 में हुआ था, अब हम 2016 की तरफ जा रहे हैं, तो 3 साल पुराना ये केस, 3 साल से ज्यादा ये केस पुराना हो चुका है। तो खुलासा जब हुआ जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी। दूसरा, जहां तक मोदी जी का या जेटली जी का सवाल है, अगर उनका बस चलता तो ये केस वो नहीं उछालते, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये केस उछलेगा तो कांग्रेस पार्टी उनके जीएसटी बिल पे वो पास नहीं होने देगी। तो अगर आप देखें तो जो एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर जेटली भी नहीं चाहते होंगे कि ये केस उछले, मगर ये 2013 का केस है, अब ये कोर्ट में आ गया। और ये कांग्रेस पार्टी का ये तो नहीं हो सकता कि भाई जो भी पॉलिटिकल चीज है वो कोर्ट में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं इंदिरा गांधी का ग्रैंडसन हूं, मैं इंदिरा गांधी का डॉटर इन लॉ हूं। ऐसे थोड़ी चलती है नीति। मिस्टर जैन, तो ये सेंस क्या आपको ये भी मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसे पास कराने के लिए बहुत गंभीर प्रयास नहीं कर रही है? हमने एक नरमी का रुख देखा पिछले हफ्ते, जहां हाथ बढ़ाया, प्रधानमंत्री ने खुद इस बातचीत को आगे बढ़ाया, लेकिन अब गंभीर प्रयासों की जरूरत है। वो सरकार कर रही है उस दिशा में काम? देखिए, जो सरकार कर सकती थी, जैसे मोदी जी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को चाय पे बुलाया। अगर आप देखें जो अंबेडकर के ऊपर जो डिबेट हुआ था, जो इंटॉलरेंस के ऊपर जो डिबेट हुआ था, हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने काफी कोशिश की कि वो बीजेपी के लोगों को भड़काएं, थोड़ा उनसे बात करवाएं, थोड़ा उस इंटॉलरेंस के डिबेट को गर्म करें थोड़ा। और वो मोदी जी ने बड़ा ध्यान रखा कि वो डिबेट आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं गया। तो जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार जो कर सकती थी सरकार कर रही थी और कर रही है। अब बिल्कुल जो है जो बॉल है वो कांग्रेस के कोर्ट में है। और कांग्रेस, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी नेशनल हेराल्ड का मामला आया है, मगर उससे पहले भी कांग्रेस का मूड नहीं था कि कोई रिफॉर्म आगे बढ़े, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि जो देश की जनता है वो बेवकूफ है, और देश की जनता ये कांग्रेस का जो कहना है कि लैंड बिल गरीबों के खिलाफ है, लेबर लॉज गरीबों के खिलाफ है, ये लोग मान जाएंगे। ये गलत सोचना है, मगर ये सोचना है पार्टी का, क्या करें। जी, शुक्रिया सुनील जैन जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। साफ तौर पर अब लग रहा है जीएसटी बिल इस सत्र में फंसता हुआ दिख रहा है। नेशनल हेराल्ड पर जो बवाल उठा है वो आंधी बहा कर ली जा सकती है, जीएसटी को मान रहे हैं एक्सपर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के बजिंग स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए आपको। तो बाजार में दबाव है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हम आपको बताने वाले हैं जहां दिख रहा है बज। उसमें सबसे पहले नाम आता है हेवल्स इंडिया का। हेवल्स सिल्वेनिया में अपने कारोबार को पूरी तरह से समेट कर डोमेस्टिक बाजार पर फोकस करेगी। हेवल्स में दबाव है। बेल आज हरे निशान पर चढ़ा हुआ है, इसमें हम मजबूती देख रहे हैं। मेटल और माइनिंग स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं दबाव है। हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील सभी दबाव के साथ आज खुले हैं और दबाव बढ़ रहा है। मानव है मेरे साथ, हमारे मार्केट एक्सपर्ट। मानव, मेटल और माइनिंग स्टॉक्स में हम खासा दबाव देख रहे हैं, क्या करने की सलाह होगी इनमें?
यस, काफ़ी हद तक हमने ऑब्जर्व किया कि ये सेक्टर एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। एंड रिसेंटली हमने जो एक पुल बैक रैली देखी थी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लाइक वेदांता, हिंडाल्को या इवन टाटा स्टील, कई हद तक हमने ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए नहीं देखा। सो आई थिंक इन द नियर टर्म ये सेक्टर में एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव बायस तो बरकरार रह सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर स्टिल फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स। अगर इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वीकनेस अगर लग रही है तो करंटली है टाटा स्टील में। स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करा है एंड कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी देखने मिला है ये स्टॉक में। सो अपसाइड 234 और 236 के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो मुझे नहीं लगता नियर टर्म में ब्रेक होगा, बट ऑन द डाउन साइड वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 to 4% डिक्लाइन। जी, इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन आगे हम लेकर आएंगे एफएनओ स्ट्रैटेजी और कॉल्स हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अनिल सिंघवी होंगे हमारे खास मेहमान मनीष शर्मा के साथ। मानव चोपड़ा भी बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए। बाजार में दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी 0.25% से ज्यादा नीचे, मिड कैप शेयरों की ज्यादा पिटाई। जीएसटी को लेकर असमंजस बढ़ा, कांग्रेस का अड़ियल रवैया कायम रहने के आसार। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का आईपीओ 65% तो एल्केम लैब का आईपीओ 35% बढ़ा। दोनों इश्यू कल होंगे बंद। चेन्नई की मदद के लिए आगे आई कंपनियां। कॉग्निजेंट ने दिया 260 करोड़ रुपए की मदद का भरोसा। हुंडई और एसबीआई भी देंगे साथ। और आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पीएम से मिलेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ाने पर जोर। आतंकवाद समेत तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो आप जैसे उन खास ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी एक्शन लेना है। कल के आपके कोई ट्रेड्स हों जिन पर आपको एग्जिट करना हो या फिर आज दिन के दौरान आपको अपने नए सौदे बनाने हो। आज का सौदा करने से पहले आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर। ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे साथ मानव चोपड़ा तो है ही। अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए यहां पर हमारे अगले एक्सपर्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस वक्त। और सबसे पहले हम बात कर लें एक बार बाजार की, जहां पर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और इस कमजोरी के माहौल में सबसे पहले मनीष लेना चाहता हूं आपसे निफ्टी की रणनीति। बताइए कैसे ट्रेड किया जाए इस वक्त निफ्टी को? जी, निफ्टी में अगर आप देखें लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आज मुझे लगता है लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन पे है हम, जहां पर नेगेटिव बायस हमें देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। अगर कोई टेक्निकल उछाल आता है तो उछाल में बेचने की राय होगी। 7850 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है एक बार 7600 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो निफ्टी में उछाल में बिकवाली की राय 7750 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, टारगेट माफ कीजिएगा। और 7850 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे की तरफ 7600 के आसपास के लेवल पर आपको शॉर्ट पोजीशन कवर करने का मौका मिलेगा। 7750 के आसपास बेचने की राय, तो उछाल का इंतजार करें और फिर बेचे निफ्टी, ये राय है मनीष की। मनीष, लेकिन निफ्टी के साथ क्या बैंक निफ्टी भी बेचने की राय है आपकी? जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में अगर आप देखें 17,000 टूटने के बाद काफी एक लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और 17,000 के आसपास अगर कोई बाउंस मिलता है तो 17,350 का एक स्टॉप लॉस रखें और सेल करने की राय होगी। मुझे लगता है नीचे में एक बार 16,500, 16,300 ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। और अब मैं आपसे राय लूंगा स्टॉक फ्यूचर पर, जहां पर आपने राय दी। और पहला स्टॉक फ्यूचर जहां पर खरीदारी करने की राय है आपकी, हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी आप बेचने की बात कह रहे हैं, लेकिन हेवल्स ये है स्टॉक जहां पर आप खरीदारी करना चाहते हैं। बताएं इसके बारे में।
जी, हेवल्स में अगर आप देखें काफी न्यूज बेस्ड एक्शन हमें देखने को मिला है। पिछले नवंबर सीरीज में भी हमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला था। करीबन 15-16% का रनअप हमें देखने को मिला था। इसमें लगातार स्मॉलर ओपन इंटरेस्ट के साथ लॉन्ग बिल्डअप्स हो रहे हैं। मुझे लगता है 283 का एक अहम सपोर्ट लेवल होगा। ओवरऑल मुझे लगता है इसमें 305-310 तक के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करने की राय होगी 283 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हेवल्स के अलावा 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दे रहे हैं मनीष, और उनमें पहला है आज का पीटा हुआ स्टॉक दिग्गज फार्मा शेयर की कंपनी, फार्मा सेक्टर की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज। बताइए अब भी बेचना ठीक रहेगा? जी डेफिनेटली, डॉक्टर रेड्डी में अगर आप देखें एक लगातार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और कोई भी उछाल आ रहा है तो ज्यादातर ट्रेडर शॉर्ट पोजीशंस ही बना रहे हैं। मुझे लगता है 3070 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में 2800-2850 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज आज का कमजोर स्टॉक और यहाँ पर अब भी बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉक है 2% नीचे और ओपन इंटरेस्ट में 12% की बड़ी बढ़त बता रही कि मंदी की पोजीशंस बन रही है, और मंदी की पोजीशन बन रही है पूरे ही रियल एस्टेट सेक्टर में, और उनमें से दिग्गज को चुना है मनीष ने डीएलएफ। कल से ही पहली कमजोरी के संकेत दिए शायद डीएलएफ ने, और अब गिरावट की शुरुआत ही हुई है, ये कहना ठीक रहेगा मनीष? जी डेफिनेटली, डीएलएफ अगर आप देखें एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस जरूर आता है, बट उस बाउंस के बाद हमें प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं दिखते हैं और लगातार हमें सप्लाई देखने को मिलती है। मुझे लगता है इसमें एक 112.50 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करना चाहिए। 105 और 103 ये लेवल्स होंगे जहां पर मुझे लगता है एक बार रिटेस्ट हो सकते हैं। परफेक्ट, तो ये राय आती हुई 3 स्टॉक फ्यूचर्स पर, जहां पर 2 में बिकवाली की राय डॉक्टर रेड्डीज और डीएलएफ, खरीदारी की राय हेवल्स में। ऑप्शन की एक बेहतरीन रणनीति है मनीष के पास, वो मैं आगे लूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से गिरीश शर्मा। गिरीश जी पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरे पास डिश टीवी दिसंबर फ्यूचर का एक लॉट है सर, 5000 का लॉट। 108.35 रुपए पे सर। 108.35 पर लिया है। चलिए आपके लिए स्टॉप लॉस टारगेट ले लेते हैं। 108.35 पर डिश टीवी का एक लॉट खरीदा हुआ है। मैं आपको इस वक्त भाव बता दूं कि किस तरह का कारोबार कर रहा है। 102.70 में, यानी कि मोटा मोटी 6 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है इन्हें। मनीष बताएं क्या राय होगी इनके लिए? क्या अब भी होल्ड करना ठीक है, बेचकर निकल जाए, या अगर होल्ड करें तो अब नया स्टॉप लॉस क्या होगा इनका? जी अगर आप इस स्टॉक में देखें लगातार मार्केट के फॉल आने के बाद ही इसमें सप्लाई हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है इसमें एक उछाल आएगा 104-105 का, 104-105 के आसपास, तब मुझे लगता है एग्जिट करने की सही रणनीति होगी। ओके, तो गिरीश जी 104-105 तक आ जाए तो बेचकर निकल जाए। थोड़ा कमजोर हो चुका है शेयर, ये ध्यान रखें। नवसारी गुजरात से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश सोनी। शैलेश जी पूछिए अपना सवाल। जी मेरे पास कॉल ऑप्शन है एक्सिस बैंक का 480 स्ट्राइक का 650 के नाम चुका उसे, तो क्या करना चाहिए? 6.5 रुपए में आपने 480 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया है। एक्सिस बैंक का भाव है 458 रुपए के आसपास फ्यूचर में इस वक्त कॉल खरीदा है। 6.5 रुपए का दाम है। ये बताएं कि होल्ड करना चाहिए बचे हुए दिनों के लिए इस सीरीज में, या फिर बेचकर निकल जाएं? आज बैंक निफ्टी थोड़ी संकेत तो मजबूती की दे रहा है, क्या राय है आपकी इस वक्त? जी बैंक निफ्टी में मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस हमें देखने को मिलेगा और इसीलिए मुझे लगता है एक्सिस बैंक में भी हमें एक 461-462 तक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो 5 रुपए 5.5 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है कॉल तो एग्जिट करने की राय होगी। चलिए 5 से 5.5 के आसपास दाम आए। सोनी साहब पैसा बनाना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपके लिए इस ट्रेड में, लेकिन थोड़ा नुकसान कम हो जाए उस पर ध्यान रखें। इंदौर से हमारी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है और वो है ममता बागड़ी। ममता जी पूछिए अपना सवाल, क्या ट्रेड लिया है आपने? नमस्कार सर, मैंने टाटा स्टील का लिया हैगा, एक लॉट मैंने शॉर्ट किया हैगा। ओके, तो 231 पर 231 पर 231 पे आपने टाटा स्टील का फ्यूचर शॉर्ट किया है। चलिए ये तो ट्रेड आपका ठीक नजर आ रहा है। देख लेते हैं इस वक्त टाटा स्टील का क्या दाम है फ्यूचर का। 230 लगभग यही भाव है, थोड़ा सा मुनाफे में है। ये बताएं इस वक्त मनीष इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? जी स्टॉप लॉस रखे 233.50 का और मुझे लगता है इसमें नीचे में 226-227 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो 226 के आसपास के टारगेट्स होंगे। 226 तक आ सकता है ये स्टॉक। ममता जी आपका ट्रेड ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ये जरूरी होगा। मेटल्स कमजोर है,
शायद साफ तौर पर नीचे आता हुआ दिखे। लेकिन अगला एसएमएस हमें आया है आशुतोष अहमदाबाद से। उन्होंने एसएमएस भेजा है और दो स्टॉक पर वो राय लेना चाहते हैं। पहला तो ये कि एमपी डिस्टिलरीज, और ये मानो आपके लिए ट्रेड होगी रिकमेंडेशन, आप क्या कहते हैं इस पर। एमपी डिस्टिलरीज उन्होंने 125 शेयर खरीदे हैं 30 रुपए के दाम पर। और दूसरा स्टॉक है सीसीएल प्रोडक्ट्स में, वो मैं बाद में पूछता हूं। पहले आप एमपी डिस्टिलरीज के चार्ट्स देखकर बताएं। 30 रुपए में इनकी खरीदारी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, ये क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस ये स्टॉक अभी भी एक जो इसका ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं, सो इट्स स्टिल अभी तक इतना क्लियर ट्रेंड नहीं है। एंड ओवरऑल देखेंगे तो इट्स इन अ वेरी लार्जर ब्रॉड रेंज। तो मुझे नहीं लगता है कि फॉर द मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस स्टॉक में किसी हद तक का आउट परफॉर्मेंस रहेगा। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड, अगर स्टॉक में कभी भी थोड़ा बाउंस आए फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, ही शुड एग्जिट एट ऑन द रैलीज। और सीसीएल प्रोडक्ट्स इन्होंने 240 रुपए में खरीदे हैं 50 शेयर। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी रखना चाहते हैं सीसीएल प्रोडक्ट को। यहां पर क्या राय होगी आपकी? इनफैक्ट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं लास्ट 6 से 8 महीनों का स्टॉक अभी भी काफी अच्छे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। एंड ऐसी गिरती मार्केट में भी स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए उनको मैं बताऊंगा कि 190-195 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है तो 190 का मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में मेंटेन कर सकते हैं अपने लॉन्ग पोजीशन। आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक 250 के अपसाइड के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये राय इस वक्त सीसीएल प्रोडक्ट और एमपी डिस्टिलरी पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी दर्शकों के सवाल लेंगे, ऑप्शंस की बेहतरीन रणनीति आपके लिए लेकर आएंगे। कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ आप जानना चाहते हैं, तुरंत फोन कीजिए। हमारी फोन लाइन्स खुली हुई है 1800-209-7890 पर। इस कमजोर बाजार में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए अपने सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बाजार दिन के निचले स्तर पर लौटते हुए दिख रहे हैं। फिर से एक बार 135 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में है। निफ्टी 7657 पर आज का लो लेवल है, उस पर ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन बड़ी दिक्कत कहां है, वो है मिड कैप शेयरों में। आप देखिए भारत फोर्ज, ग्लेनमार्क, CESC, इस टाटा केमिकल, ये कुछ शेयर ऐसे हैं जो इतनी तेजी से गिरे, इनके चलते मिड कैप इंडेक्स पर भारी भरकम दबाव है। आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिंदाल स्टील एंड पावर, बाटा, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सारे मिड कैप शेयर बड़ी तेजी से टूटे हैं। तो आज दिन है, इस वक्त मिड कैप शेयरों में पोजीशन हल्की होती दिख रही है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते दिख रहे हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के। और ऐसे में आपके जहन में कोई भी सवाल है, किसी भी वायदा कारोबार के स्टॉक पर आप राय लेना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं लेना चाहता हूं ऑप्शंस की रणनीति। बताएं मनीष, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करने की राय है आज आपकी? जी, मैं यहाँ पर बेयर पुट स्प्रेड एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा। 7700 का पुट बाय करने की सलाह होगी और 7500 का एक लॉट पुट सेल करने की सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में आपको 60 रुपीज मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर मार्केट एक्सपायरी पे 7700 के ऊपर होता है। और अगर नीचे मुझे लगता है एक बार 7550, 7570 जो कि टेस्ट होने के चांसेस है, तो मुझे लगता है 140 रुपए तक का मुनाफा इसमें हो सकता है। ओके, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम के गर्ग साहब। गर्ग साहब पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर जी। हाँ सर जी, कैडिला का एक लॉट लिया हुआ है जी 438 पे दिसंबर फ्यूचर का सर। दिसंबर कैडिला आपने क्या भाव में लिया है सर? 438 438 जी, 438 में लिया है। एक मारुति का लिया हुआ है जी दिसंबर का 4592 में सर। 4592 कैडिला 438 में कब लिया आपने? 438 रुपए लिया था जी, अब नवंबर में लिया था जी। मैं वही सोच रहा था, इस सीरीज में तो 438 का भाव दिखाई नहीं। 388 अक्टूबर लास्ट में लिया था सर। यानी कि आपको वो लगभग 50 रुपए का भारी नुकसान है। और मारुति भी देख लूं एक बार मैं, आपका मारुति इस वक्त 4513 चल रहा है, 4592 में आपने लिया। यहाँ पर लगभग आपको 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो गर्ग साहब के ये दोनों फ्यूचर लॉन्ग साइड पर हैं, तेजी की तरफ है और दोनों में नुकसान है। मनीष, एक कोई स्टॉप लॉस देंगे, इनके भाव वापस आने की संभावना है, क्या करना चाहिए?
जी, कैडिला हेल्थ में तो मुझे लगता है एक बार 400 रुपए के आसपास भी अगर एक उछाल आता है तो एग्जिट करने की राय होगी। मारुति हम डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी। मारुति में 4450 का एक स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है मारुति होल्ड करना चाहिए। ओके, मारुति फिलहाल होल्ड करें। तो मारुति में गर्ग साहब दिक्कत कम है, फार्मा शेयर ज्यादा पिटे हुए हैं, तो कैडिला में थोड़ा सा सावधान रहे, एक सूटेबल स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। वो स्टॉप लॉस दे दीजिए, मैं मानो आपसे ले लूं, कैडिला में इनके फ्यूचर में स्टॉप लॉस का लेवल क्या होना चाहिए? देखिए, अगर जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट कैडिला में आ रहा है वो करीब 378 और 380 के आसपास है, तो 378 का एक वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा सा डीप रहेगा, बट अगर हम देखेंगे कैडिला लास्ट 6-8 दिनों में जिस तरह गिरा है, तो 378 का स्टॉप लॉस होगी, कैश का लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है जैसे अभी बताया है। मानो ये कैश का लेवल है, फ्यूचर का 300 फ्यूचर्स के लेवल। चलिए, तो 10 रुपए 12 रुपए की रिस्क और लेने में हर्ज नहीं। जब 50 रुपए तो इनके भाव से नीचे है, तो गर्ग साहब आप 378 पर स्टॉप लॉस लगाकर खड़े रहें कैडिला में। मारुति में ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती, आगे पीछे भाव आ जाएगा। कैडिला में थोड़ी सी रिस्क है, तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें, और अगर यहां से बाउंस दे स्टॉक तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापस से ले लें। क्या रखना चाहिए आपको? वाइजेक यहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुष्पराज साहब, पूछे सर अपना सवाल। जी, मेरा अदानी पोर्ट का 1600 कैश में शेयर है मेरे पास, 310 के। तो सपोर्ट का है वो पूछने का, और दूसरा क्या है ना, आईडीएफसी का 2000 शेयर है, 85 एवरेज का। 85 रुपीज में आईडीएफसी लिया हुआ है, और अदानी पोर्ट आईडीएफसी बैंक लिया है। ठीक बात है, आईडीएफसी बैंक है 85 रुपए के भाव का, और 310 रुपए के भाव का है आपका अदानी पोर्ट। दोनों को आपको, अच्छा ये बताएं पुष्पराज जी, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाव आना चाहिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जनवरी का एक लॉट ले लूं क्या? अच्छा, अभी तो कैश में लिया है ना आपने? जी जी जी, कैश में लिया हुआ। अभी डिलीवरी है, चलिए पूछ लेते हैं। पहले तो कैश की डिलीवरी के हिसाब से मैं मानव आपसे राय लेना चाहता हूँ। अदानी पोर्ट इनका 310 का लिया हुआ है, अगला सपोर्ट लेवल का है नीचे, इन्वेस्टर है, होल्ड करने में हर्ज नहीं है, जब जितना चाहे होल्ड कर लेंगे। दूसरा आईडीएफसी बैंक 85 रुपए पे लिया है। इन दोनों के लिए अहम सपोर्ट लेवल इन्हें बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करेंगे अदानी पोर्ट की। स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड रैली देने की संभावना है, बिकॉज वीकली चार्ट्स में ऑसिलेटर्स ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता इनका 310 का टारगेट रेट अपसाइड में आ सकता है जो इनका कॉस्ट प्राइस है, बट कहीं ना कहीं एक पुल बैक रैली अगर 265 और 270 के आसपास आए तो अपसाइड में एटलीस्ट अदानी पोर्ट्स में एक बार इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। आईडीएफसी बैंक में अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे तो स्टॉक सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स एंड बॉटम्स बना रहा है। जो उसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो करीब 49 के आसपास आता है, जो फिबोनाची क्लस्टर्स है। ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का डाउनसाइड ही है नीचे। लेकिन नया फ्यूचर खरीदने का सोच रहे हैं, ये इनकी सोच सही है मनीष जी, या फिर फिलहाल दूर रहें? क्या कहेंगे आप अदानी पोर्ट के लिए? जी, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है और मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में अगर पोजीशन लेना चाहते हैं तो 246 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लगता है इसमें एक बार 265 270 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अदानी पोर्ट तो ऐसा लग रहा है ओवरसोल्ड है, एक उछाल दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगले दर्शक है पुणे से हमारे साथ सुमित सोनी। सुमित जी, क्या ट्रेड लिया है आपने, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे पास टाटा मोटर्स का दिसंबर के 5 लॉट है 420 के। दिसंबर 5 लॉट आपने कॉल खरीदे? या क्या स्ट्राइक प्राइस के हैं? 420। 420 का क्या भाव में? 8 रुपए। 8 रुपए में। 8 रुपए में इन्होंने 420 का कॉल लिया है टाटा मोटर्स का। बताएं मनीष, क्या करना चाहिए? कल से मूव तो आना शुरू हुआ था टाटा मोटर्स में, ऐसा लगा कि थोड़ा रिकवर हो सकता है, लेकिन फिर ढीला हो गया बाजार के मूड के साथ। 8 रुपए में कॉल खरीदा है इन्होंने 420 का, पैसा बनेगा क्या? जी, अगर आप ओवरऑल देखें इसमें मूवमेंट तो आई थी, लेकिन मार्केट काफी कमजोर होने के कारण वापस हमें एक सेलिंग दबाव देखने को मिला है। मुझे लगता है इसमें एक उछाल आता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी इस कॉल से। तो 5 रुपए का भाव है, बेच दें? जी, 6 साढ़े 6 के आसपास अगर मिलता है तो सेल करने की राय होगी। ओके, 6 साढ़े 6 रुपए के आसपास यहाँ पर बिकवाली करने की राय है इस वक्त आपके लिए सोनी साहब। तो ज्यादा बड़ी उछाल की उम्मीद ना करें, फिलहाल निकल जाने में समझदारी। 125 अंक नीचे सेंसेक्स निफ्टी पर नुकसान 45 अंकों का इस वक्त आपको नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स को देखिए, 250 अंक फिसल चुका है और यहां पर मार सबसे ज्यादा गहरी पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। सीएनबीसी आवाज की
एक्सक्लूसिव खबर, कैबिनेट में आज शाम को रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी मिल सकती है। बता दूं आपको, आज देर शाम कैबिनेट की बैठक होने वाली है और देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में ये डेवलपमेंट हो पाता है। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं आज रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को यहां पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नजर डालिएगा सारे रियल एस्टेट शेयरों पर जो पिटे हुए हैं, देखेंगे थोड़ी देर में कि क्या कुछ रिकवरी निचले स्तरों से वहां पर आती है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, आप भी बने रहिए। चलते हैं सीधे मुरादाबाद। संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास लुपिन का कॉल ऑप्शन है 1900 का। ओके। @18.05। ये कब लिया आपने? 1900 रुपए का कॉल ऑप्शन? ये कल लिया था मैंने। ओके, 18 रुपए के दाम पर? यस। ओहो, यानी कि आपकी स्ट्राइक प्राइस ही 100 रुपए ऊपर है। चलिए पूछता हूं मैं, मनीष बताएं, कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 18 रुपए में इन्होंने और आज दाम है 14 रुपए के आसपास का। 4 रुपए का नुकसान है, अभी तो ज्यादा नहीं है नुकसान। फार्मा जिस तरह से पीटा है, क्या कहेंगे आप? होल्ड करना चाहिए, पैसा बनेगा लुपिन में या फिर बेच कर निकल जाए? हाँ जी, इसमें 10 रुपए का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है इसमें एक टेक्निकल अगर बाउंस आएगा, जैसे निफ्टी में मुझे लगता है एक 50-60 पॉइंट का बाउंस आना चाहिए, तो मुझे लगता है इनका भाव आ सकता है और 22 से 25 रुपए का एक प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा जहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ओके, तो प्रॉफिट बुक करे, आ सकता है आपका भाव। फिलहाल 14 रुपए का दाम है, 10 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानव और मनीष, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेगी प्रियंका और प्रियंका के साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट रजत बॉस। लाएंगे शेयरों पर फटाफट सलाह और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज पर बड़ी खबर, बड़ी गिरावट पर डिम्पी जुड़ेंगे हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर। बने रहिए इस ब्रेक के बाद भी। ग्लोबल संकेतों और जीएसटी की उम्मीद घटने से बाजार में दबाव। सेंसेक्स 125 पॉइंट टूटा, निफ्टी 7650 के करीब। ग्लोबल चिंताओं से मेटल शेयर टूटे, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील में 3% तक की गिरावट। भारत फोर्ज का शेयर 6% फिसला, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने लक्ष्य घटाकर 650 रुपए किया। जीएसटी की गाड़ी अटकने की संभावना से लॉजिस्टिक शेयर फिसले, गति 7.5% टूटा, लेकिन सिगरेट शेयर संभले। जीएसटी को लेकर असमंजस बढ़ा, कांग्रेस का अड़ियल रवैया कायम रहने के आसार। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स का आईपीओ 65%, तो एल्कम का आईपीओ 35% भरा। दोनों इशू कल होंगे बंद। सबसे पहले चलते हैं अभी के सबसे बड़े स्टॉक एक्शन की तरफ। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के शेयरों की लगातार पिटाई हो रही है और हम देख रहे हैं ये लगातार लाल निशान के दायरे में बढ़ते जा रहे हैं। शेयर 2.5% तक गिर रहे हैं और डिम्पी काना मेरे साथ हैं उन वजहों के साथ कि आखिर क्यों हम डॉक्टर रेड्डीज में ये एक डाउनफॉल देख रहे हैं। डिम्पी, क्या वजह है? देखिए, डॉक्टर रेड्डीज का शेयर आज ही नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार तेज गिरावट का शिकार है। उसके पीछे कुछ एक कारण हमने एनालिसिस के तौर पर समझे हैं। पहला कारण तो है कि वेनेजुएला में एक तो सरकार बदली है, वहां पे जब नई सरकार बदली है तो उसके चलते वहां पे डॉलर, जो आप कामकाज करते हैं उसके बदले में आपको जो पेमेंट मिलती है वो डॉलर में होती है, लेकिन उसको अपने देश में आप वापस नहीं ला सकते हैं। इस पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि वेनेजुएला के अंदर इस समय पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है कच्चे तेल की वजह से, इसलिए डॉलर को बाहर ले जाने पर फिलहाल अभी मुश्किल आ रही है ज्यादातर एमएनसीज कंपनीज का। डॉक्टर रेड्डीज का भी कारोबार है, तो एक तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डीज के शेयर को काफी नुकसान है और ये रकम जो है भारी भरकम है, वो है $6 करोड़ जो कि डॉक्टर रेड्डीज के फंस गए हैं। ये सिर्फ आपको मैं सितंबर महीने के आंकड़े बता रहा हूं। इसके अलावा
दूसरा, सरकार वहां जो नई सरकार आई है, क्योंकि विपक्षी पार्टी जीती है और पॉलिसी में बदलाव करेगी और शायद हो सकता है एंटी फार्मा जो कि एंटी इंडिया फार्मा पॉलिसी हो जाए, इस वजह से भी कुछ शेयर्स जो है सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तीसरा, करेंसी डीवैल्यूएशन कर रही है वहां की सरकार, यानी कि अपनी करेंसीज को नीचे लेके आ रही है ताकि स्थिति को थोड़ा बहुत हैंडल किया जा सके। इस वजह से भी आप देखेंगे तो कारोबार के लिहाज से फार्मा कंपनीज को वहां पे नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि एक्सपोजर के तौर पर करीब 2 से 3% से ज्यादा का एक्सपोजर है डॉक्टर रेड्डीज का, इसलिए नुकसान लगातार डॉक्टर रेड्डीज को समय ज्यादा मिल रहा है। ग्लेनमा का भी करीब 5% का एक्सपोजर है, वो भी दबाव में है। शुक्रिया डिम्पी। तो वेनेजुएला में जिस तरह के कंसर्न्स उठ रहे हैं उसका असर डॉक्टर रेड्डीज पर देखने को मिलेगा और आज सुबह से लगातार इस स्टॉक को हम दबाव में देख रहे हैं। हमारे साथ रजत के बोस.com के रजत बोस हैं। रजत नमस्ते। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज का ही आप एक टेक्निकल चार्ट्स देखकर बताइए, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप, क्या करने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज में? प्रियंका, मैं आपको ये बताना चाहूं कि डॉक्टर रेड्डी का चार्ट में एक पर्टिकुलर फीचर जो मुझको मेरे सामने अभी नजर आते हैं कि 27 अक्टूबर 2012 के दिन 1527 का लो से डॉक्टर रेड्डी का ऊपर जाना शुरू हुआ था। 4,328 रुपया 5 नवंबर इस साल 2015 में पहुंचा, तो 3 साल कुछ दिनों लगा ये 2800 रुपया ऊपर की तरफ चलना। उसके बाद में 21 दिन में ये 1300 रुपया गिर गया था। अभी ये जहां पे पहुंचा है 2950 से लेके 2900 का जो स्तर है ये बहुत अहम स्तर है, क्योंकि ये इसी के लेवल पे इसका टोटल जो ये रन था 1527 से 4328 का, इसका 50% रिट्रेसमेंट होता है। तो ये लेवल अगर टूट जाए तो ये काफी नीचे जा सकता है। अभी थोड़ी वीक है, लेकिन इस लेवल पे फ्रेश शॉर्ट नहीं करना चाहिए और किसी को लिक्विडेट भी नहीं करना चाहिए। जी, तो फिर डॉक्टर रेड्डी से फिलहाल दूर रहने की सलाह। देखिए, हम जब से बात कर रहे तभी से ये गिरावट कितनी बढ़ गई है, 2% से ज्यादा की गिरावट पर डॉक्टर रेड्डी पहुंच गया है। इस स्टॉक में आज हम एक्शन देख रहे हैं, लेकिन कुछ और बाजिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। हैवेल्स इंडिया अपने यूरोपियन बाजार को समेटकर डोमेस्टिक बाजार पर फोकस बढ़ा सकती है और आज हैवेल्स इंडिया में हम सुबह से लगातार दबाव देख रहे हैं। भेल में सरकार डाइवेस्टमेंट पर फैसला ले सकती है कि नहीं करेगी और इसलिए भेल में हम देख रहे हैं आज हरे निशान पर कारोबार हो रहा है, लेकिन खासे दबाव में सुबह से मेटल और माइनिंग स्टॉक्स हैं। हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील सभी में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, सभी लाल निशान में के साथ कारोबार कर रहे हैं। दबाव गहरा रहा है मेटल और माइनिंग से जुड़े स्टॉक्स में। ट्री हाउस भी दबाव के साथ है, आज कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बजाज ऑटो के लिए आज आ सकती है बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। क्वाड्रोसाइकिल पर आज है फाइनल हियरिंग और बजाज ऑटो के लिए ये खबर जब आएगी तो एक बिग पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी। उसके बाद बजाज ऑटो की चाल पर नजर रखिएगा, लेकिन हम सुबह से ही इसको देख रहे हैं, बजाज ऑटो पर भी हमारी नजर है। अभी दबाव में है स्टॉक, लेकिन अब रुक करते हैं आपके सवालों का। मेरे साथ कोलकाता से जगन्नाथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते जगन्नाथ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरे पास यूको बैंक 200 शेयर है 70 का रेट पर। ओके, सो यूको बैंक में क्या करें जगन्नाथ? 25 रुपए 40 पैसे का नुकसान हो रहा है। रजत, यूको बैंक का कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर? जगन्नाथ जी ने हमें अपने कॉल में हमारे टीम को बताया था कि ये 1 साल तक का नजरिया रखते हैं, लॉन्ग टर्म नजरिया है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो देखिए 40 के नीचे स्टॉप लगा के इनको होल्ड करना चाहिए और इसमें प्रोजेक्शन जो है वो सिर्फ 55 तक का बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें 200 डे मूविंग एवरेज है। फिलहाल 45 से 50 के बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी इसमें आ सकता है। ओवरऑल चार्ट की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म का नजरिया लिया बोल के इनको रखना चाहिए। ओके, सो 40 का स्टॉप लॉस यूको बैंक में। रजत की सलाह आपके लिए। प्रतीक से बात करूंगी अब मैं, ग्वालियर से जुड़ रहे हैं प्रतीक। नमस्ते प्रतीक, बताइए कौन सा शेयर है? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ ग्वालियर से। जी प्रतीक, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास स्टेलाइट टेक्नोलॉजी के 100 शेयर हैं 101 रुपए से। नुकसान हो रहा है यहाँ पर 8 रुपए 45 पैसे का। आगे की राह क्या रखनी चाहिए प्रतीक को? रजत, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे है चार्ट्स?
देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का चार्ट देख के इतना खराब तो नहीं लग रहा है। फिलहाल थोड़ी सी दबाव के कारण नीचे जा सकता है, बट मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 90 से 85 के बीच में जो सपोर्ट है उसको अभी तोड़ेगा नहीं। इसमें कुछ थकान आ सकता है, कुछ कंसोलिडेशन आ सकता है। 105 पार करने से फिर इसमें अप ट्रेंड जो है उसमें तेजी, उसमें स्ट्रेंथ आएगा। लगता है कि ऊपर की तरफ भी मूवमेंट देगा, इसीलिए उनको होल्ड करना चाहिए 85 के नीचे स्टॉप लगा के। ओके, सो 105 का एक लेवल अगर तोड़ता है स्टरलाइट तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। हरदीप सिंह मुंबई से है मेरे साथ। नमस्ते मिस्टर सिंह, बताइए कौन सा शेयर है? नमस्ते मैडम, मेरे पास टाटा पावर के 2000 शेयर्स हैं 94 के भाव से। मुझे क्या करना चाहिए? मैं 2-3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, सो हरदीप सिंह जी रुकना चाहते हैं टाटा पावर में लंबे समय के लिए। 94 की खरीद। रजत, क्या सलाह होगी टाटा पावर में? मैडम टाटा पावर में इतना कुछ खास अच्छी होगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जब तक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 71 रुपया कुछ पैसा पे अभी है उसको पार नहीं करके सस्टेन करता है, इसमें कोई खास मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा ऐसा उम्मीद नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा कि इससे निकल के कोई और जगह पे जहां पे अच्छी मूवमेंट देखने की गुंजाइश है वहां जाने से बेहतर होता। तो रजत, कोई और जगह स्पेसिफाई कीजिए, कहां आपको दिख रहा है इस बाजार में अच्छी चाल रहने वाली है? कुछ स्टॉक सजेस्ट कीजिए हरदीप को। मेरे ख्याल से जैसा कि मान लीजिए प्रीकॉल आपका एक स्टॉक है, वो मुझको लगता है कि मिड कैप काउंटर है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं करंट प्राइस में। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी लंबी नजरिया हो तो मेरे ख्याल से ओएनजीसी और केएन एनर्जी थोड़ी डिक्लाइन में लेने से, क्योंकि ये ऑयल का लास्ट फेज है डाउन स्विंग का, तो उसी में अगर रुचि रखेंगे तो अच्छा होगा। पावर कंपनी इसका कोई ठिकाना नहीं है, वो चलता ही नहीं है, इसीलिए वो उसमें कैपिटल ब्लॉक करने से कोई सेंस नहीं है। और अब रायपुर से मेरे साथ जुड़ रहे संजय सोमैया। नमस्ते संजय जी, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? नमस्कार मैम, मेरे पास ट्री हाउस के 222 में 1000 शेयर है और वेदांता 91 में 1000 शेयर है। दोनों ही शेयर आपने ऐसे चुने संजय जी जो आज खासा नुकसान उठा रहे हैं, और ट्री हाउस को तो लगातार हम 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि खासे नुकसान में है। आपका अवधि भी आपने छोटे समय के लिए लिया, एकदम ट्रेडिंग का नजरिया है आपका ना दोनों में? जी हाँ। ओके, रजत, एक है इनके पास ट्री हाउस जिसको हमने कई लोअर सर्किट छूते हुए देखा है, दूसरा इनके पास वेदांता आज खासे प्रेशर में है स्टॉक। क्या करने की सलाह होगी दोनों में? पहले वेदांता का बात कर लेते हैं। वेदांता मेरे ख्याल से ये जो लेवल पे पहुंचा है इसी लेवल के आसपास में 85 के आसपास में इसकी अच्छी सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट जाए तो वेदांता काफी वीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से इनके पास में वेदांता होगा तो उसको 85 का स्टॉप लॉस रख के उसमें होल्ड करना चाहिए, बट उसके नीचे मत देखिए। जहां तक ट्री हाउस का सवाल है उसमें मेरा यही कहना है कि ये एक बॉटम बनाने की संकेत दिया है, लेकिन वो संकेत तभी आपको लगेगा कि वो संकेत कोई काम करेगा जब ये 250 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा। और कोई कारण से ये फिर से दोबारा एक बार 215 की लेवल तोड़ के चला जाता है तो फिर ये दोबारा वीक हो जाएगा और उसमें से हम बोलेगा कि एग्जिट लेना ही बेहतर रहेगा। तो ट्री हाउस से एग्जिट की सलाह यहाँ आपको दे रहे हैं रजत, लेकिन रजत और भी देंगे आपको स्टॉक स्पेसिफिक सलाह क्या करना चाहिए आपको अपने पोर्टफोलियो में। हम रजत की सलाह लेकर अभी हाजिर हो रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं। आज सुबह स्टॉक 2020 का मैच हेमंत और डिम्पी के बीच हुआ और इन कैप्टन्स की सलाह पर देखते हैं इन्होंने जो कहा है वो कैसा स्कोर बोर्ड बन रहा है, क्या रिटर्न्स दे रहे हैं। हेमंत ने सलाह दिया था जेपी एसोसिएट्स पर बेचने की सलाह, ये आपको कमा कर दे रही है ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा का रिटर्न। हिंडाल्को भी हेमंत की सलाह के मुताबिक आपको 1.5% से ज्यादा का रिटर्न दे रही है। जीएमआर इंफ्रा में भी बेचने की सलाह और अच्छा रिटर्न। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छे रिटर्न के साथ। डिम्पी की टीम आपके सामने है, बेचने की सलाह वेदांता में आपको दे रही है अच्छा रिटर्न। भेल भी खरीदने की सलाह के साथ 2% से ज्यादा की रिटर्न में दे रही है। JSW में डिम्पी ने दी थी बेचने की सलाह 1% से ज्यादा की रिटर्न। तो ये है दोनों कैप्टन्स की स्कोर कार्ड। और संसद में चल रहा है जोरदार हंगामा, सीधा आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें।
आपने सही कहा, बिहार में हम 1200 टावर नए लगा रहे हैं, जिसमें 650 लग चुके हैं। सिर्फ पटना जिला में लगभग हम 150 टावर लगाने वाले हैं। जहां तक आपके कंस्टिट्यूंसी की बात है, इसके बारे में हमने बहुत कार्रवाई की है, उसकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त करके आपको हम बताएंगे। रक्षा खड़से जी मैम, तो लोकसभा में जोरदार हंगामा। इससे पहले राज्यसभा पहले ही अडजर्न हो चुकी है। अभी लोकसभा में हंगामा चल रहा था। सवाल था कॉल ड्रॉप का, जिस पर टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर जवाब दे रहे थे, रविशंकर प्रसाद, और उस पर चल रहा था जोरदार हंगामा। हम रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। समीर लखानी महाराष्ट्र बोईसर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते समीर, बताइए कौन से शेयर हैं सर आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरे पास है ना इमामी है और केसोराम है। इमामी मैंने 1350 में लिया है 15 क्वांटिटी, और केसोराम लिया है 142 में 100 क्वांटिटी। काफी लॉस हो रहा है मैडम, बताइए ना। 6 महीने तक रुक सकता है? 6 महीने तक रुक सकते हैं, लेकिन इमामी में जो आपकी खरीद रही है, मुझे लगता है उससे आपको अभी तो मुनाफा हो रहा है। इमामी में क्यों नहीं? इमामी में भी नुकसान पे बैठे हुए हैं। ओके, दोनों में ही आपको नुकसान हो रहा है। और जिस टोन में पूछा, बताइए ना रजत जी, बताइए क्या करें, यहाँ पर नुकसान हो रहा है समीर को। देखिए, मेरे ख्याल से अगर इमामी का बात करें तो मैं ये कहूँगा कि इमामी उनको फिलहाल जो स्थिति पे है 1047 से 1078 का स्तर अगर पार करके ये सस्टेन नहीं कर पाता है, तो ये जो डाउन स्विंग अभी चल रहा है, जो कि अगस्त के महीना से 1300 के लेवल से चालू हुआ है, वो बरकरार रहेगा। और ये लेवल जो मैंने अभी बताया बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये पार नहीं करने से सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाएगा। मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा उनको, 968 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। अगर घूम जाए तो अच्छा है, नहीं तो निकल जाइएगा। और दूसरे उनके पास केसोराम के भी 100 शेयर हैं। रजत 142 रुपए इनकी खरीद रही है, ऊंची खरीद रही है। केसोराम में भी परेशान है इससे भी। केसोराम में तो 42 रुपया में खरीदा है, तो अभी उन्होंने नफा उनका तो फायदा ही है, तो खास कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा कि 142 की खरीद है, बैठा रही। 142 की खरीद है, 142 142 में खरीदा है, 93 पर है फिलहाल, तो नुकसान हो रहा है। अच्छा, सॉरी, आई जस्ट हर्ड 42 ओनली। सो हम तो यही बोलेगा कि देखिए, इसमें फिर से ये अगर 90 रुपया के नीचे सस्टेन होता है तो ये रखने में कोई सेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने जब इतना लॉस कर रहे हैं, तो मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि लास्ट एंड फाइनल स्टॉप लॉस उनके लिए होगा 77 रुपया 50 पैसा। इसके नीचे रखने से भारी मुश्किल पड़ सकता है। तो अभी मेरे ख्याल से 90 के नीचे हम तो निकल जाते, लेकिन उन्होंने अगर रुकना चाहता है तो 77 रुपया 50 पैसे तक मैक्सिमम रुक सकते हैं। ओके, तो केसोराम में एक स्टॉप लॉस 77 रुपए 50 पैसे का, जरूर इसका ख्याल रखें। इमामी में 968 रुपए का स्टॉप लॉस रजत ने आपको सुझाया है। सूरज पटेल जामनगर से, नमस्ते सूरज, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है? मेरे पास लैंको इंफ्रा के 2000 शेयर है। और आपने 11 रुपए 50 पैसे की खरीद की है इसमें। ओके, तो लैंको इंफ्रा चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है रजत? लैंको इंफ्राटेक में देखिए, इसमें चार्ट पे जो स्थिति है, ये तो अभी फिलहाल एक अप ट्रेंड पे चल रहा है। अगस्त के महीना से अप ट्रेंड चालू हुआ, लेकिन वोलेटिलिटी काफी होता है, पेनी स्टॉक है, तो ये नहीं बोलूंगा कि फ्रेश उन्होंने इस लेवल पे एवरेज करे, बट उनको होल्ड करना चाहिए 5 रुपया के नीचे एक फार्म स्टॉप लगा के, क्योंकि 5 रुपया के नीचे दोबारा मत देखिए। ओके, सो 5 के नीचे लैंको जाता है तो चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसका ख्याल रखें आप। ब्रेक का वक्त हो गया, अभी हाजिर हो रहे हैं रजत बोस के साथ, हम लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का, मेरे साथ रजत के बोस बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सतेंद्र जी जानना चाहते हैं कि ताज जीवीके में क्या करें, इनके पास है 2000 शेयर, 80 की खरीद है इनकी। इसमें रखना है, होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये मूवमेंट जो है बहुत बढ़िया है। ऊपर में 100 के ऊपर चलने से फिर 126 का टारगेट बनता है, और इनका स्टॉप लॉस जो है वो 83 पे रखना चाहिए। मीडियम टर्म आउटलुक इज प्रीटी ब्राइट। आशीष का अगला सवाल, इंडिया सीमेंट 280 शेयर, 95 रुपए की खरीद है।
देखिए, इसमें चाल अभी उतनी अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल 77 के नीचे स्टॉप लगाइए। 77 ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस अगर तोड़ देता है तो फिर निकल जाना चाहिए, और ऊपर में 87 के ऊपर चले तो फिर इसमें कुछ आप ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख सकते हैं। हितेंद्र वाराणसी से पूछ रहे हैं, स्ट्राइड आर्को लैब 600 शेयर 1069 रुपीज इनकी खरीद रही है। मैं बोलूंगा इसको होल्ड रखने के लिए। इसमें 1295 के नीचे स्टॉप लगाइए और होल्ड रखिए। ये ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। ये कंपनी जो है आपका ये रिसर्च करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करता है, और इसमें इसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। सासुन के साथ मर्जर के बाद में इसका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, ऐसा ही उम्मीद करता हूं। दिल्ली से पवन, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक क्या करें? 25,000 शेयर 180 की खरीद। मैं बोलूंगा कि इसको होल्ड पे ही रखिए और इसमें खास कुछ ये रखना नहीं है, मतलब बोलने की खास कुछ दिखा नहीं, क्योंकि इस लेवल पे अभी कुछ होगा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इंदौर से मनीष का सवाल, हीलियोस एंड मैडिसन 100 शेयर 90 की खरीद। एग्जिट, और कुछ बोलना ही नहीं है। HL भंडारी का गाजियाबाद से सवाल है, ऑन मोबाइल में क्या करने की सलाह होगी? 2700 शेयर है 40 की खरीद रही है। बहुत बढ़िया खरीदा, और इसमें मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ऑन मोबाइल पे अभी 5 प्रॉफिट बुक कीजिए एंड दोबारा री एंटर करिए 110 से 115 के बीच में आए तो, और ये लंबी अवधि के लिए अच्छी शेयर है। मैं उम्मीद करता हूं कि 200 से 210 रुपया तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल होल्ड रखना चाहिए और पार्ट प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, बाकी पोजीशन होल्ड रखिए। बड़ौदा से देवेंद्र, टाटा टेली के 1000 शेयर 12 की खरीद। मेरे ख्याल से इसको होल्ड के ही रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी बहुत दिनों बाद में जो चाल दिखाया है, ये चाल बता रहा है कि एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, और उनका जो लेवल में खरीदा हुआ है उसी लेवल पे पहुंचने की पॉसिबिलिटीज है। ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा लगता है। रायपुर से रहमत कुरैशी जानना चाहते हैं, GSFC में क्या करें? 900 शेयर 90 की खरीद। इसमें से निकल जाने के सलाह देने से ही बेहतर होगा, क्योंकि इसका चाल अभी खराब हो गया है और नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, ऐसा ही दिखा रहा है। फर्टिलाइजर क्षेत्र में जो न्यूज आया है उसके बाद में हर फर्टिलाइजर स्टॉक में ही प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, तो निकल जाने से बेहतर है एग्जिट। दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता के पास है, IDBI के 300 शेयर 78 रुपए की खरीद है इनकी। मैं बोलूंगा कि IDBI से निकल जाना ही बेहतर होगा। IDBI कुछ खास अच्छा मुझको नहीं लग रहा है। इसमें जो मूवमेंट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। फिलहाल नीचे 75 के आसपास जब पहुंचेगा दोबारा खरीदने के लिए सोचिए। अभी नेगेटिव डाइवर्जेंस, ढेर सारे वीकनेस दिख रहे हैं। शुक्रिया रजत जी हमारे वक्त निकालने के लिए। रजत बोस थे हमारे साथ, आज आपको दे रहे थे सलाह क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक्स में। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे यही इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।